हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट को कवर करेंगे। तो बेसिक हमने पढ़ लिया था कि सेट होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है जैसे एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट मतलब नाम में ही है, एम्प्टी मतलब खाली होगा, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अच्छा, इसके दो नाम और होते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, वर्ड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स और थोड़ा देख लेना। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देखो इसके कुछ। जैसे एक सेट दिया हुआ है एक्स डबल डॉट मीन्स सच दैट, फिर यहाँ पे बोला हुआ है एक्स वन से बड़ा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन बोल रहा है एक्स टू से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन बोल रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब वन से टू के बीच में और कोई नेचुरल नंबर तो आता नहीं। ठीक है, तो अगर कोई और नेचुरल नंबर नहीं आता तो मैं क्या लिखूंगा, सेट ए के अंदर क्या लिखूंगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे लिख दूंगा मैं खाली। यही सिंबल है एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का सिंबल नोट कर लेना। सिंबल होता है इसका या तो करली ब्रैकेट्स, खाली छोड़ दो, उसके अंदर कुछ मत लिखो, या फिर कभी कभी सिंपल नोटेशन के हिसाब से इसे फाइव भी लिख देते हैं। तो फाइव का मतलब ही एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसका आंसर, पर मोस्टली ये प्रेफर्ड होता है, फाइव बना दो। ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बी सेट दिया हुआ है, अगेन एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, एक्स इज प्लस माइनस रूट टू, दो वैल्यू मिल गई। कह रहा है एक्स इज अ रैशनल नंबर। अब तुम्हें पता है कि रूट प्लस रूट टू हो या माइनस रूट टू हो, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। रैशनल तो नहीं है, रैशनल होता है पी बाई क्यू वाले। तो सॉल्यूशन तो है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं सेट के अंदर दो वैल्यूज लिख देता, एक प्लस रूट टू एक माइनस रूट टू। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसने ये कंडीशन मेंशन करती कि एक्स रैशनल नंबर है, तो मैं बी सेट के अंदर कोई वैल्यू लिख ही नहीं सकता, क्योंकि इसके हिसाब से तो रूट टू माइनस रूट टू, लेकिन वो तो इरेशनल है। तो यहाँ पे भी सेट ये खाली रहेगा या फिर फाइव, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो किसी भी सेट को जज करना है कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं है, तो बस उसका रोस्टर फॉर्म देख लो कि कोई एलिमेंट लिख भी पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अगर एक भी एलिमेंट लिख दिया तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, अदरवाइज एम्प्टी सेट है। फिर सिंगलटन सेट, इसमें सिंगल वर्ड को उठा लेना। सिंगलटन सेट मतलब एक सिंगल एलिमेंट होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। इसका एग्जांपल मैं बना देता हूँ कुछ। मान लो एक ए सेट है, एक्स डबल डॉट सच दैट टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस इतना बोल दिया। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इज थ्री बाई टू। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं ये कैसा दिखेगा, एक सेट जिसके अंदर थ्री बाई टू है, तो सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, अच्छा वैसे इजी है ये वाला ना, टाइप्स ऑफ सेट भी। तो नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होगा, ऐसे सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसे हम फाइनाइट कहेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट कहेंगे। मतलब अगर तुम काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट हैं तो वो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। अब इसके लिए भी करके यही देखना है कि उसके अंदर एलिमेंट्स लिख के देख लो। जैसे अब तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट या इनफाइनाइट, तुम्हें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो रोस्टर फॉर्म में लिख के देखो, पता चल जाएगा। पहला बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन और टू, तो दो ही एलिमेंट है। ठीक है, तो सेट के अंदर अगर हम इसे लिखेंगे तो ऐसे करली ब्रैकेट लगा के लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। दो एलिमेंट्स है ना, काउंट कर सकते हैं ना कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दो हो पांच हो दस हो, एज लॉन्ग एज यू कैन काउंट। अब काउंटिंग मतलब ये नहीं है कि 100 काउंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, टाइम ही तो लगेगा। ठीक है, तो 100,000 कुछ भी हो। ठीक है, फिर बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैसे तो प्लस माइनस टू आएगी, लेकिन नेचुरल नंबर बोला है तो खाली टू लेंगे, तो एक ही एलिमेंट है तो फाइनाइट। ठीक है, सिंगलटन भी है, फाइनाइट भी है। फिर यहाँ पे भी बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जीरो एलिमेंट होंगे। अब जीरो एलिमेंट है, काउंट तो कर सकते हैं ना कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, जीरो, तो तुमने काउंट कर पाए, तो यानी कि ये भी फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि
2x माइनस वन इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2। प्रॉब्लम ये है कि 1/2 नेचुरल नंबर तो नहीं होता, तो सेट के अंदर कुछ नहीं लिख सकते थर्ड वाले के लिए। फोर्थ वाला कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर कितने होते हैं, स्टार्ट करना शुरू करो। सबसे पहला 2, फिर 3। ठीक है, जब अगर सेट लिखने लगोगे, ठीक है, x मैं वैसे गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेट के नाम लिखने चाहिए मैं। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 और ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। कहाँ रुकोगे, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हो गए, तो ये तो नेवर एंडिंग हो गया। और मैंने बताया था कि नेवर एंडिंग वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो डॉट यही बताता है कि ये मतलब प्राइम नंबर्स चलते रहेंगे जितने भी हैं। ठीक है, तो ये काउंट तो नहीं कर सकते तुम, क्यों, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है, तो प्राइम नंबर्स भी उसमें इनफाइनाइट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो यूजुअली तुम ऐसे समझ सकते हो, जिस रिप्रेजेंटेशन में डॉट 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 पैटर्न आ गया ना, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब वहां पे काउंटिंग फिक्स नहीं हुई। लास्ट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। अगेन ये वाला सेट कैसा होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7, 9 और ये चलता रहेगा। और ये अगेन कितने ऑड नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट ही होते हैं ना, अगर टोटल कितने काउंट करने के लिए बोलूँ, क्योंकि लास्ट नंबर तो फिक्स है नहीं तुम्हारे पास। तो इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट ऑड नंबर है, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ा ना, तो मतलब ये टाइप्स ऑफ सेट नहीं है। कार्डिनल नंबर एक नंबर होता है। अब बस ये समझ लो ये रिप्रेजेंट क्या करता है। कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें एक सेट दिया, सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक सेट दिया ए इज लेट्स से ए बी सी। ठीक है, और मैं तुमसे बोलूं कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो कार्डिनल नंबर एन ए से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो एन ए मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, सिर्फ काउंटिंग बतानी है, तो 1, 2, 3 3 है बस। एक और सेट देता हूँ बी, लेट्स से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3, सॉरी स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, पैटर्न तो तुम जज करना, 1, 4, 9 डॉट 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 100। ठीक है, ये पहले भी हमने किया था ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ इसमें कितने हैं, तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करते करते 10 स्क्वायर तक गए। तो 1 से लेके 10 तक के सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, तो नंबर कितने हो गए, 10 हो गए इसमें। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका कार्डिनल नंबर 10 है, तो कार्डिनल नंबर तो एन ए बोल देंगे। ऐसे भी समझ सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने हैं। यहाँ पर अभी बी सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ इसमें, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 सेट के अंदर सेट डाल दिया। अब देखो काउंटिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो तुम बोलोगे 5 है, गलत है। क्यों, क्योंकि जब सेट के अंदर सेट आता है ना एक और, ठीक है, एक सेट के अंदर एक दूसरा सेट भी आ सकता है। तो ये जो है 3, 4 ये सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, मतलब अगर एक सेट के अंदर ये सी सेट था, इसके अंदर मैंने एक और सेट डाल दिया, तो वो पूरा सेट एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। मैं इसमें से ये 3, 4 अलग नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो इसे ट्रीट सिंगल एलिमेंट की तरह करना है। तो यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ भी कितने हैं, 1, तो 2, 3, 4, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, 5 गलत है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4। ठीक है, ये वाली चीज अभी आगे भी आएगी हम, ठीक है, इसको आगे फिर से हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना सेट के अंदर अगर एक और सेट डला हुआ है तो वो पूरा सेट एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस सेट। अब इक्विवेलेंस सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ठीक है, एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यानी अगर एक सेट में 4 है तो बी वाले सेट में भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो, ए बी सी डी हो, पी क्यू आर एस हो, 1 2 3 4 हो, कुछ भी होता रहे, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, एंड लास्ट होता है तुम्हारी डेफिनेशन इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जो जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो और एलिमेंट्स खुद इक्वल भी हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें इक्वल सेट्स को। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ।
टू सेट्स जो हैं उनको हम इक्वल सिर्फ तब कहेंगे अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो और दे हैव सेम एलिमेंट्स। पहली बात तो अगर देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर ही नहीं हुए, मतलब एक सेट में 3 एलिमेंट है, एक में 4 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इक्वल हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर एक सेट में 3 है, दूसरे में 3 है, तो जो एलिमेंट्स खुद है ना वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो ए सेट दिया हुआ है 2 3 और बी सेट दिया हुआ है x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग करो इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 x प्लस 2 कॉमन लोगे तो फिर से आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x क्या आ गया, -2 -3। तो यानी कि ये जो b सेट है उसको मैं लिख सकता हूँ -2 -3। अब बताओ a और b सेट इक्वल है? एलिमेंट तो मैच ही नहीं कर रहे। एलिमेंट तो मैच होने चाहिए ना, दोनों के अंदर दो सेट्स तो हैं, सॉरी दोनों के अंदर दो एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ -2 है। 2 और -2 बराबर नहीं होते, 3 और -3 भी बराबर नहीं होते, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स, या फिर इस केस में दे आर इक्विवेलेंट सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी दो एलिमेंट है, इसके अंदर भी दो एलिमेंट है, वो इक्वल नहीं है। अच्छा, फिर वो कह रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, कह रहा है ए इज द सेट, इसमें एक्स लिखना है, एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो ए सेट में क्या आ जाएगा, एफ आएगा, ओ आएगा, एल एक ही बारी लिखेंगे, ओ ऑलरेडी आ चुका है, हमें पता है सेट में एलिमेंट को एक ही बारी लिखा जाता है, बार बार नहीं लिख सकते। ठीक है, और डब्ल्यू। अच्छा, बी सेट क्या लिखेंगे, लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखो 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें है। ठीक है, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये तो हमने वैसे भी पढ़ा है सेट के अंदर। तो दोनों सेट क्या हो गए, यानी कि मैं बोल सकता हूं इस केस में बोथ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल सेट्स है, तो इक्वल सेट को सिंपली लिख दो, ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं उसमें, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो हो सकती है। ठीक है, यहां तक बेसिक हुआ। टाइप्स ऑफ सेट्स हमने देख लिए, कौन कौन से थे, एम्प्टी जो खाली होगा, सिंगलटन जिसमें एक एलिमेंट होगा, फाइनाइट जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट जिसमें ऑफकोर्स से बात है इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे या काउंट नहीं कर सकते। कार्डिनल नंबर ये बताता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। इक्वलेंस सेट ये बताता है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और इक्वल सेट्स तो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, एलिमेंट्स अंदर बराबर होने चाहिए, एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए और उनकी वैल्यू तक बराबर होनी चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए मतलब। ठीक है, चलो इस पर ज़्यादा मतलब डेप्थ वाला टॉपिक तो नहीं बन सकता कुछ ऐसा। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे अगर बनेगा तो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट, ये अच्छा टॉपिक। ठीक है, अब सबसेट रिप्रेजेंट कैसे होता है, ये ऐसा ना यू जैसा ही है, बट ये इस तरह से है, जैसे हम पहले एरो जैसे हम पहले ऐसे लिखते थे ना, ए इज लेस देन बी, बस लेस देन की जगह अब यू वाला शेप बना दो इसमें। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। अच्छा, इसमें भी बचपन वाला तरीका लगा सकते हो कि बी की तरफ जो है वो ये सिंबल ओपन है, तो यानी बी बड़ा है, ए छोटा है, मतलब बी में से ए सेट निकला होगा, तो हम ये कहेंगे ए इज अ सब सेट ऑफ बी। सब सेट मतलब उसका कुछ छोटा सा टुकड़ा होगा। ठीक है, अच्छा ये तो है समझने के पॉइंट से। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि एक सेट ए को बी का सबसेट तब बोल सकते हैं जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो। बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, बट ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर ए के अंदर है 1 2 3, बी में है 1 2 3 4, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। हाँ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए? तो देखो बी के अंदर अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। बी के अंदर है 1 2 3 4, यहां 4 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अच्छा, सी के साथ कंपेयर कर लेते हैं ए को, क्या ये सही है? ए इज सबसेट ऑफ सी। तो जैसे ही बोला कि सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें 1 2 3 है, इसमें ऑर्डर डिफरेंट है, तो लेकिन है तो सेम ही बात। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा ये तो वैसे तो सेम ही सेट है ये ए और सी,
हाँ सेम है, पर मैं यहाँ पे ना इसको मैंने एग्जांपल में इसलिए लिया है ताकि अभी एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा वो समझ सके हम। तो फिलहाल ये करेक्ट है, ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं बोलूँ कि क्या सी सबसेट है ए का, तो फिलहाल तो क्योंकि सेट तुम्हारे सामने है, तो देखो सी के सारे एलिमेंट क्या ए में प्रेजेंट है, 3 है 2 है 2 है 1 है 1 भी है, तो यस। अब इन दोनों क्वेश्चन को कराने का पर्पस सिर्फ ये था कि अगर ये कंडीशन अराइज होती है, इफ ए इज सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, एक सेकेंड, if A is subset of C and C is subset of A, ये क्या इंप्लाई करता है कि A और C इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल सेंस में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, इसलिए ये बता रहा था। ठीक है, ये A C का सबसेट है, C A का सबसेट है, इसका मतलब आपस में ये दोनों बराबर है, और ये एग्जांपल इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा सबसेट ये पता चल गया, चेक कैसे करते हैं कि है या नहीं है किसी सबसेट का। ठीक है, अब सबसेट लिखने भी आने चाहिए, जैसे अगर मैंने तुम्हें सेट दे दिया 1 2 3 ए, ये दिया सेट, ठीक है, इतना ही रखते हैं, तो इसके सबसेट लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, एलिमेंट्स निकालने हैं बेसिकली ना। सबसेट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, ए के कुछ एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले निकालता हूं, इफ वन एलिमेंट इज टेकन, तो कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर 1 लोगे और उसको एक सेट के अंदर डाल दोगे, ठीक है, मतलब उसका सेट बना दिया, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ ये जो वैल्यू, ये जो सेट है 1 का सेट जो है वो ए का सबसेट है, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही 2 भी लिया जा सकता है अलग से, 3 भी लिया जा सकता है अलग से। ठीक है, तो ये वो सबसेट्स हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एक एलिमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है एक ही ले, 2 भी तो ले सकते हैं। ठीक है, इफ 2 एलिमेंट्स आर टेकन, तो 1 2 ले लो। ठीक है, ये एक सबसेट है। 2 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 2 3 ले लेते हैं और 1 3 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा 3 एलिमेंट भी तो ले सकते हैं, तो इफ 3 एलिमेंट्स आर टेकन, अगर तीनों ही ले लिए तो ये तो वही सेम सेट ही बन गया 1 2 3। ठीक है, अच्छा जब हमने कहा कि हमें सबसेट क्रिएट करना था, तो हमने एक एलिमेंट उठाया, 2 उठाए, 3 उठाए, 0 भी तो उठा सकते थे। अगर कोई एलिमेंट नहीं लोगे तो क्या आएगा सेट के अंदर, कुछ भी नहीं, और उसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं ना। तो ये इसके सारे सबसेट्स हैं, जो एक एलिमेंट वाले हैं वो ये हैं, 2 एलिमेंट वाले ये हैं, 3 वाले ये हैं, और 0 एलिमेंट्स वाले ये हैं। तो इसके कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट लिख दिए हमने इसके। ठीक है, चलो अब इस चीज से एक दो पॉइंट समझ में आते हैं, वो देख लो। एक तो फाई हर सेट का सबसेट होगा ही होगा, हमेशा होगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई सेट लिखा है तो उसमें से 0 एलिमेंट तो मैं ले ही सकता हूं। ठीक है, तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहले तो ये चीज है। ठीक है, फिर हर सेट जो है वो खुद का ही सबसेट होता है, जो कि ये वाला है एग्जांपल। ठीक है, ये वाला कि 1 2 3 का सबसेट 1 2 3 होगा, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो तो हमेशा है ही है। ठीक है, और कितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, तो किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 3, तो पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर 3, 2 की पावर n है ना, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 8, जो कि हमने काउंट करके भी देख लिया यहाँ पे 3 3 1 1। ठीक है, तो अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 की पावर n सबसेट्स पॉसिबल है, कई बार इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो पावर ऑफ सेट, ये बढ़िया है।
अच्छा, पावर ऑफ सेट का पावर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मतलब जो एक्सपोनेंट्स या पावर हम पढ़ते हैं वो नहीं है ये, ठीक है। पहली चीज़ है क्या, ये जो भी हमने सबसेट लिखे हैं, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। ये पहली बात तो ये खुद एक सेट होता है, यानी ये खुद करली ब्रैकेट्स में होगा, और इसके अंदर लिखना क्या है, सारे के सारे सबसेट लिख दो, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, जैसे अगर मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया था, ए दिया था ना, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए, तो अगर मैं इसी एग्जांपल के लिए ले ले कि पावर ऑफ ए, ठीक है, कि ए जो है इज 1 2 3, देन पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए मीन्स पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से, इसमें नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम। ये इसका सिंबल है। अच्छा, तो तुमसे पी ऑफ ए पूछ लिया तो कुछ नहीं करना, पी ऑफ ए इज इक्वल टू सारे सबसेट्स लिख दो, क्या था, 5 से स्टार्ट करते हैं, 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। ध्यान रखना सबसेट लिखने हैं, यानी सेट के अंदर भी सबसेट, वो मतलब एक सेट ही आएगा ये, तो ये करली ब्रैकेट्स के साथ ही लिखना है, गायब मत कर देना, क्योंकि नोटेशंस का ही बहुत बड़ा रोल है इसमें। 1 2 2 3 1 3, ठीक है, और लास्ट में बचा 1 2 3, तो 1 2 3, इस पूरे सारे सबसेट्स को इकट्ठा करो और खुद एक सेट के अंदर डाल दो, जो कि ये बनाया हुआ मैंने, ठीक है, ये बनाया ना, दिस इज पावर ऑफ सेट। तो मतलब किसी भी सेट का पावर ऑफ सेट लिखना हो तो मतलब क्या करना है, सिर्फ उसके सबसेट्स लिखो और उसको इकट्ठा कर लो और एक खुद एक सेट के अंदर डाल दो उसको, दैट इज पावर ऑफ सेट, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन है टू फाइनाइट सेट्स have m and n elements, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है, थोड़ी सी जगह चाहिए, the total number of subsets of first set is 56 more than subsets of second set, ठीक है। एक सेट है, उसके अंदर m n, दो सेट्स हैं, उसमें एक में m एक में n एलिमेंट्स है, कह रहा है पहले वाले सेट के अंदर जो सबसेट्स हैं वो 56 मोर है दूसरे वाले सबसेट्स के अंदर, मतलब दूसरे वाले के सबसेट्स हैं उसके 56 कम है, इसके 56 ज़्यादा है एक तरह से, ठीक है। कह रहा है फाइंड m n n, इंफॉर्मेशन तो बहुत ही कम दी है, ठीक है, m n फाइंड करना है। चलो, तो अगर m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर m, अगर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। वो कह रहा है पहले वाले के ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है दूसरे वाले से, यानी अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 56 आना चाहिए। अब कह रहा है m और n बताने हैं, अब वेरिएबल हैं दो, इक्वेशन मिली एक, सॉल्व कैसे करें। अच्छा, ये समझ में आता है कि m डेफिनेटली n से तो बड़ा ही आएगा, तो एक तरीका तो ये कि बैठ के नंबर गेस करो, क्यों, क्योंकि m और n नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो या तो गेस करने शुरू करो, इसको 4 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 5 ले लो, इसको 6 ले लो, 3 ले लो, कम लेना है ना n को, तो ऐसे करके गेस करो, या तो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ये क्वेश्चन, या फिर एक तरीका ये है, थोड़ा सा मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड है ये वाली चीज़, मेरे को पता है m n से तो बड़ा ही है, मैं ज़बरदस्ती क्या करता हूँ 2 की पावर n ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। इसको प्राइम फैक्टराइज अगर हम करें, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर्स दिख रही हैं तो क्यों ना इसे प्राइम फैक्टराइज करें, तो इसको अगर हम 2 की पावर में लिखें तो ये 2 की पावर 3 इंटू 7 लिखा जाएगा। चलो कुछ तो मैच हुआ, यहाँ पे 2 की पावर है ना, यहाँ 2 की पावर 3 है,
पर यहाँ अंदर भी 2 की पावर में होना चाहिए। तो 7 को मैं अगर 8 - 1 लिखूं तो बेसिकली आई कैन री राइट दिस एज 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 - 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर m - n - 1। ठीक है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर बाहर जो लिखा हुआ है 2 की पावर n वो 2 की पावर 3 के जैसा है, और अंदर जो लिखा हुआ है 2 की पावर m - n वो भी 3 के जैसा है। तो मेरे को यहाँ से इक्वेशन मिल जाती है कि n जो है वो 3 के बराबर है और m - n भी 3 के बराबर है, यानी कि m किसके बराबर हो गया 3 + n, यानी कि 3 + 3 यानी कि 6, यानी m होना चाहिए 6 और n होना चाहिए 3। ठीक है, तो यही एक तरीका है, या तो गैस कर लो या थोड़ा सा ये वाला तरीका है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले कभी करे होंगे तो हो जाएंगे, मतलब इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, अब इसे सेट से थोड़ा सा बस रिलेट किया गया है, ये अपने आप में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है कि एक बार सोचने में थोड़ा अलग लगता है। ठीक है, हाँ लेकिन अब कर लिया तो फॉर श्योर इस टाइप के क्वेश्चन अब अगर तुम्हें फ्यूचर में कहीं और दिखते हैं तो तुम्हें पता होगा कि इसको इस तरह से डील किया जा सकता है। और यहाँ पर सॉल्व करना पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि हमें पता है कि m और n नेचुरल नंबर्स होंगे, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो 2 होंगे या 3 होंगे, 2.5 जैसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंटरवल्स ऑफ इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। तो इसमें क्या है कि मान लो तुम्हें एक पर्टिकुलर इंटरवल को सेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है वो चीज़ है। ठीक है, बेसिक नोटेशन बता देता हूँ तुम्हें पहले मैं, फिर नंबर से एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगा, तो ये एग्जांपल्स ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हें समझने के लिए। ठीक है, देखो पहले तो रिप्रेजेंटेशन समझो, ए और बी कोई दो नंबर है। ठीक है, तुम्हें अगर समझना है तो तुम ए और बी को 1 2 मान लेना कि 1 है एक 2 है। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो ये एक हॉलो डॉट बनी हुई है। ठीक है, खाली है ना, डॉट अंदर भरा नहीं है, तो 1 से 2 एक तरह से हो गया ये। ठीक है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से 2 ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड डॉट है। ठीक है, अब ये हॉलो डॉट और सॉलिड डॉट, इसका मीनिंग समझ लो। हॉलो डॉट का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ए वाली वैल्यू ये इंक्लूड नहीं होगी, मतलब अगर ये 1 है तो मेरी x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1.001 हो सकती है, 1.002 हो सकती है, पर 1 नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमने माना था ना ए 1 और बी 2 है, तो वैल्यूज जो है वो 1 से 2 के बीच में हम ले रहे हैं, लेकिन 1 नहीं ले रहे खुद, ना 1 इंक्लूड होगा ना 2 इंक्लूड होगा। तो हॉलो डॉट मतलब इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है, x कोई नंबर है जो a से तो बड़ा है और b से छोटा है, और यहां इक्वालिटी नहीं है, बस इतना समझना है, इक्वालिटी नहीं है। हॉलो डॉट ये बताती है कि इक्वल नहीं है, मतलब मैं वैल्यू x की a नहीं ले सकता या 1 नहीं ले सकता। ठीक है, सॉलिड डॉट क्या बताती है, सॉलिड डॉट बता सकते हैं कि तुम इक्वल टू ले सकते हो, मतलब अब की बार x 1, मतलब अगर हमें ये इंटरवल शो करना है बीच में a से b का, ठीक है, या 1 से 2 का, तो तुम इस बार वैल्यू 1 ले सकते हो, यानी तुम वैल्यू x की 1 ले सकते हो, यानी a की x की वैल्यू a ले सकते हो एक तरह से, और b भी ले सकते हो। तो इंटरवल जो है a से b के बीच में है, तो a से बड़ा b से छोटा, लेकिन दोनों वैल्यू इक्वल अलाउड हैं। तो जहां भी सॉलिड डॉट आई मतलब इक्वल टू अलाउड है, जहां भी हॉलो डॉट आई वो इक्वल टू अलाउड नहीं है। ठीक है, यहां पर अब देखो एक सॉलिड डॉट ले ली एक हॉलो ले ली, तो सॉलिड डॉट मतलब इक्वल टू अलाउड है। तो पहले तो ये इंटरवल है क्या, अगेन ए से बी के बीच में है, तो पहले तो ऐसे ही लिख लिया करो, फिर ये देख लिया करो कि सॉलिड डॉट है तो इक्वल टू लगा दो, हॉलो है तो नहीं लगाना। सेम चीज ये भी ए से बी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है यहां पर कि यहां पर बी पे सॉलिड है डॉट, तो मतलब बी पे इक्वल टू वैल्यू लेना अलाउड है, इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा जो ये मैंने हॉलो डॉट बताई, ठीक है, इसको हम ओपन इंटरवल लिखते हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल, और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, सिंपल ब्रैकेट जो होती है ना ए से बी, अब ये ब्रैकेट ए टू बी क्या रिप्रेजेंट मतलब बता रही है हमें कि ए से बी के बीच में नंबर लेने और ए और बी इंक्लूड नहीं करने, मतलब इक्वल टू अलाउड नहीं है ए और बी का। अच्छा ये क्या है, ये है क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ, ये ओपन है ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड में मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ना ब्रैकेट तुम देख रहे हो, ये इस तरह से ब्रैकेट है, जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट होती है ना वो,
अब स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी तो मतलब इक्वल टू अलाउड है, ठीक है। यहां पर क्या है, ए पे इक्वल टू अलाउड है तो ए के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, बी पे इक्वल टू अलाउड नहीं है तो इसलिए नॉर्मल ब्रैकेट। इसमें क्या है, बी पे सॉलिड डॉट है यानी बी इक्वल टू अलाउड है तो स्क्वायर ब्रैकेट और ये ओपन, ठीक है। तो इसको रीड ऐसे किया जाता है, ओपन इंटरवल ए टू बी, इसे पढ़ा जाता है क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसे पढ़ा जाता है क्लोज इंटरवल ए से ओपन इंटरवल बी, इसको पढ़ा जाता है ओपन इंटरवल ए से क्लोज इंटरवल बी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस एज इंटरवल, इसको लिखना है तो ठीक है, लिख के दिखाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इस तरह से लिखा जाएगा। अब तुम ये पहले देखो यहाँ पे इक्वल टू है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो 4 से 6 तो लिखना ही है, -4 से -6 लिखना है। अब ब्रैकेट डिसाइड करनी है, अगर इक्वल टू नहीं है तो ओपन वाली ब्रैकेट मतलब सिंपल कर्व वाली ब्रैकेट, ठीक है। और अगर इक्वल टू है तो क्लोज वाली ब्रैकेट, क्लोज वाली ब्रैकेट कैसी होती है, स्क्वायर वाली ब्रैकेट, बस। तो ये बता देगा कि हमें इंटरवल लेना है -4 से 6 के बीच में, -4 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा या इक्वल भी अलाउड है। ये स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप बता रही है कि इक्वल टू अलाउड है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा एनालाइज करना है तो ये नंबर लाइन पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये एक -4 है, ये 6 है, ठीक है। और हम इसे इस तरह से दिखाएंगे, यहां पर हॉलो डॉट क्योंकि अलाउड नहीं है, इक्वल टू, यहां पे सॉलिड डॉट, इस तरह से हाईलाइट होगा ये इंटरवल, ठीक है। ये वाला पार्ट इसलिए जरूरी है, आगे आगे जब एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा तो वहां पे जरूरत पड़ेगी ये चीज, या ग्राफ में कभी ये सॉलिड डॉट हॉलो डॉट आ जाए तो समझ लेना सॉलिड डॉट मतलब वैल्यू वही इक्वल है, ठीक है। हॉलो मतलब वो इक्वल वैल्यू नहीं है। सेकंड देखो एग्जांपल, सेकंड वाले में कह रहा है -12 से -10 और दोनों जगह ही इक्वल टू नहीं है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -12 से -10 और दोनों जगह इक्वल टू नहीं है तो ओपन वाली ब्रैकेट यानी नॉर्मल कर्व ब्रैकेट। नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा, नंबर लाइन पे ऐसा दिखेगा, दो नंबर ले लो, -12 -10 और दोनों पे क्या बना दोगे, हॉलो डॉट बना दोगे, ठीक है। हॉलो डॉट बता देगी कि ओपन है, ठीक है। इसका थर्ड देखो, थर्ड में है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां इक्वल टू आ गया, यहां पर इक्वल टू आ गया, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो x बिलोंग्स टू 0 से 7, ठीक है। तो 0 पे इक्वल टू है तो क्लोज वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, सीधा ही है क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, बस सिंपल ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे दिख रहा होगा, ये 0, ये 7, ठीक है। तो मतलब ये सारी वैल्यूज लेनी है 0 से 7 के बीच में, बस 0 को इंक्लूड करना है, या 0 इक्वल टू अलाउड है, 7 इक्वल टू अलाउड नहीं है तो वो हॉलो डॉट, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा नंबर लाइन पे। लास्ट, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 4, तो दोनों में ही इक्वल टू है, तो यानी कि दोनों में ही क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 4, तो नंबर लाइन पे 3 4 ले लो, यहाँ पे भी डॉट रखो, यहाँ पे भी सॉलिड डॉट रखो, क्योंकि दोनों इक्वल टू अलाउड है तो दोनों को इंक्लूड करना है। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर रही होगी, ठीक है। इजी है ये भी अगेन काफी, बस तुम्हें ब्रैकेट पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन से के लिए क्लोज्ड होती है, कौन से के लिए ओपन होती है। ओपन नॉर्मल कर्व वाली ब्रैकेट, क्लोज्ड स्क्वायर वाली ब्रैकेट होती है, ठीक है। तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, ये सिर्फ एनालिसिस पार्ट है कि जब तुम्हें एनालाइज करना होगा या ग्राफ में कभी ऐसा दिखे तो समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि तुम्हें ये बताना है कि कोई भी जो तुम्हें दिया हुआ है एग्जाम्पल वो सबसेट है नहीं है। तो यहाँ पे ना कुछ नहीं है, बस नोटेशंस का थोड़ा सा रोल है, तो देख लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि ए बी इज, यहाँ पर ये नॉट का सब सिंबल हो गया, मतलब ना ये जो दिखा है ना ये, तो ये बोल रहा है कि इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस बी सी ए। तो देखो ए और बी इसमें प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये सबसेट है, तो ये गलत स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, फॉल्स है ये।
फिर x इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये वाला सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो, तो AEIOU, और AE इसका सबसेट है, तो सारे एलिमेंट AE जो है इस सेट के AE वो यहाँ प्रेजेंट है, हाँ है, तो यस ये तो सही है सबसेट, तो ये ट्रू हो गया। अच्छा 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, तो 1 2 3 प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे, तो 1 3 तो प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है ये जो सबसेट है A इज सबसेट ऑफ ABC, तो A तो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यस सबसेट है। अब यहाँ पे लिखा है A बिलोंग्स टू, मतलब सबसेट, ये एक सेट लिखा हुआ है, सेट दिस बिलोंग्स टू ABC, तो क्या ये सही है? देखो अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे और ये समझ में आता है कि अगर फोर्थ ट्रू है तो डेफिनेटली फिफ्थ गलत होना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, फिफ्थ गलत है क्यों? क्योंकि यहां पे इसने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दी। जैसे इसने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए लिखा जाता है, सेट के लिए नहीं लिखा जाता, तो जैसे उसने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करी वो ये बोल रहा है कि ये एक सेट है। अब ये सेट पूरा एज इट इज थोड़ी ना अंदर लिखा हुआ है, अंदर तो सिर्फ ए लिखा हुआ है, सेट के फॉर्म में थोड़ी ना लिखा हुआ है। मतलब अगर यहां पर ऐसे करली ब्रैकेट लगा के लिखा होता तो मैं ये बोल देता कि हाँ ये सही है, वरना ये गलत है, ठीक है। तो अगर मेरे को फिफ्थ वाला पहली बात तो फॉल्स है, अगर मुझे फिफ्थ को ठीक करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं फिफ्थ को करेक्शन के, ठीक है, पहले समझ लो यहाँ पे कि या तो ऐसे लिखे A बिलोंग्स टू ABC, तो ये ठीक है। दूसरा तरीका, अगर मान लो तुम ये कहते हो कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं करना, तुम्हें यहां पर सेट A ही लिखना है और मैं चाहता हूं बिलोंग्स टू लिखना, तो मेरे को ना एज इट इज ये पूरी चीज इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। बिलोंग्स टू मतलब जो भी यहां पे लिखा है वो एज इट इज सेट के अंदर होना चाहिए, तो यहां पे पूरा ये करली ब्रैकेट A जो लिखा हुआ है ये एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब ये ठीक है क्योंकि ये पूरा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है एज इट इज। तो फिफ्थ को करेक्ट करने के दो तरीके हैं यहां पे, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और सबसेट ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सबसेट पहले तो बहुत सिंपल लगा था ना, जब पहली बार किया था तब तो ये था कि बस है या नहीं है, बस ये देखना था। अब थोड़ा नोटेशंस परेशान करेंगी तुम्हें, मैंने बोला ही था इस चैप्टर में ना थोड़ा नोटेशंस का रोल ज्यादा है। चलो अभी तो इसको और डेप्थ में अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज एक्स इज इवन नंबर लेस देन 6, तो पहले तो इस सेट को लिख लेते हैं, क्या हो गया ये, इवन नंबर लेस देन 6 हो जाएंगे, नेचुरल नंबर बोल रहा है, अच्छा नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होंगे, तो पहला नंबर हो जाएगा इवन 2 फिर 4, और लेस देन 6 बोला है तो 2 4 ही हो गया बस। अच्छा ये बोल रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 भी करता है, 5 6 करता है, 7 8 9 करेगा, ठीक है, फिर 12 करेगा, उसके बाद 18 करेगा, फिर 36 ही आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट इज क्या ये इसका सबसेट है, तो ये देखने के लिए एलिमेंट्स देखो, क्या 2 4 यहाँ प्रेजेंट है, तो हाँ प्रेजेंट है, तो यस ये सबसेट है, तो ट्रू है, ठीक है। तो इसमें जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट था वो फोर्थ और फिफ्थ का था, जिसे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है थोड़ा थोड़ा। ओके ये ठीक है, इस क्वेश्चन से अब तुम्हारी सारे जो कंफ्यूजन पॉइंट हैं वो क्लियरिफाई हो जाएंगे। जितना भी तुम्हें कंफ्यूज होना होगा ना तुम इस क्वेश्चन से हो जाओगे। तो माय सजेशन इज पहले वीडियो को एक बार पॉज करो, इसको पहले अटेम्प्ट कर लो, कितने 11 पार्ट्स है ना, पहले सारे पार्ट अटेम्प्ट कर लो, गलत सही जो भी होंगे ट्रू फॉल्स अपने हिसाब से लिख दो, ठीक है, जैसे भी अटेम्प्ट करना है। फिर वीडियो को रिज्यूम करके फिर मेरे सॉल्यूशन को जज करना कि ये चीज से लिखी हुई है वो सही है नहीं है, या फिर अगर तुमने मान लो सही लिख भी दी तो क्या तुम उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए थे कि वो क्यों सही है और या क्यों गलत है, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला लिखा हुआ है 3,4 सेट लिखा हुआ है इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहां पे सेट लिखा हुआ है, ठीक है, इज सबसेट ऑफ ए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहीं से कि यहां पर ना, तो मैं काम करूँ क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखने में दिक्कत तो अब ठीक है। यहां से देखो अब ये 3 4 ना ये ब्रैकेट में है, मैंने क्या बताया था अभी एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ये वाला, कि ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। अब अगर मैं तुम्हें इसका सबसेट लिखने के लिए बोलता, ठीक है, बेसिक पे आते हैं,
तो तुम मैं क्या बोलता कि पहले एक एक एलिमेंट ले लो, तो एक एलिमेंट लेते, अगर ए के सबसेट लिख रहे हैं हम, मान लो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं तो उससे समझ में आएगा, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो क्या होगा, तुम क्या करते, एक बार 1 लेते उसे एक सेट में डालते, एक बार 2 लेते उसे सेट में डालते, फिर 3 4 जो ये एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है उसको खुद एक उसमें डालोगे ना, सेट में, यानी कर्ली ब्रैकेट में डालोगे ना, यानी कि ये इसका सबसेट होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट 3,4, ये इसका सबसेट होना चाहिए। सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एलिमेंट लेते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, तो एलिमेंट तो 3,4 खुद एक सेट है, उसको एक और कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा हमारे को, तो यानी ये चीज तो गलत है। अब देख लो तुम्हारा ठीक हुआ था या गलत हुआ था, और अगर कर भी लिया था ठीक, तो क्या ये चीज समझ पाए थे कि क्यों गलत है, क्या क्यों सही है। अगला वाला सिंपल हो जाता है, 3,4 कर्ली ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो ये देखना होता है ये एज इट इज इस सेट के अंदर लिखा हुआ है या नहीं, बिलोंग्स टू के लिए सिर्फ ये देखना होता है जो भी लिखा है वो एज इट इज, मतलब पूरा सेट की तरह से जैसा भी लिखा है वैसा उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हाँ प्रेजेंट है। 3,4 कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल एज इट इज प्रेजेंट है अंदर, तो यस ये तो करेक्ट है। आई थिंक अब थर्ड वाला पॉइंट अपने आप ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसेट यहां लिख ही दिया कि ये चीज सबसेट ऑफ ए कंसीडर होगी, तो यस ये चीज कर्ली ब्रैकेट 2 बार ब्रैकेट्स लगा के ये सबसेट ए का है, ये सही बात है। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं मैंने कैसे यार जज किया। मैंने पहले सबसेट लिखने की कोशिश की, सबसेट लिखने के लिए वही चीज यूज करो जो पहले करी थी, एक एलिमेंट लेके लिख के देखो पहले, तो पहले 1 लिया उसको ब्रैकेट में डाला, 2 लिया उसको ब्रैकेट में डाला, अब ब्रैकेट ऑफ 3,4 जो दिया हुआ है उसको खुद एक और ब्रैकेट में डालो, तब वो सबसेट कहलाएगा, वरना वो एलिमेंट ही है। ठीक है, चलो अब ये तो काफी सिंपल है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 है प्रेजेंट है, हाँ है, सही है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, गलत है ये, फिफ्थ वाला गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पे सबसेट होने के लिए इसे सेट की फॉर्म में तो लिखना चाहिए ना, किसी भी चीज को सबसेट होने के लिए सेट की फॉर्म में तो लिखोगे ना, वैसे भी फोर्थ गलत है तो फिफ्थ ट्रू, सॉरी फोर्थ करेक्ट है तो फिफ्थ गलत ही होगा ना। तो अगर मान लो फिफ्थ की करेक्शन करनी है तो फिफ्थ को कैसा लिखना चाहिए था, ऐसा लिखते, तब ठीक होता। ठीक है, ये इसकी करेक्शन है। ठीक है, तो करेक्शन भी नोट कर लिया करो कि कैसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। फिर लिखा हुआ है 1,2,5 इज सबसेट ऑफ ए, तो कैसे करते हैं हम, 3 एलिमेंट उठाए हैं, एक 1 लिया, एक 2 लिया, एक 5 लिया और उसको एक सेट में डाल दिया, तो मतलब सही है, सबसेट प्रॉपर तरीके से लिखा गया। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं हम, एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो 3 लिए तो 1 2 5 ले लिया, तो ये सबसेट है। अच्छा, अब ये सबसेट है तो ये बिलोंग्स टू तो नहीं हो सकता, ये फिर वही वाली बात होगी। अगर ये बोलता 1,2,5 सिर्फ ये बोलता और ये सेट नहीं लगाता, तो अब तो मैं बोल देता कि हाँ ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन अभी तो इसने सेट के अंदर डाल दिया, तो ये खुद सबसेट बन गया। फिर 8th वाला, ये भी अच्छा पार्ट है, तो 8th वाले में देखो क्या है, 1 2 3, 1 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, क्या 3 निकाल सकते हो बाहर? पॉइंट इज 3,4 इकट्ठा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो सकता है, मतलब ट्रीट होता है, तो तुम उसमें से 3 अलग तो नहीं निकाल सकते, जो चीज साथ है वो साथ ही रहेगी ना, वो अलग तो हो ही नहीं सकती, तो तुमने 3 बाहर निकाला कैसे, अलग तो हो ही नहीं सकता, या तो 3 और 4 इकट्ठे लिखो तब तो पॉसिबल है, तो यानी ये तो चीज है ही गलत, इसमें 3 और 4 होने चाहिए थे, तब फिर भी चांस था। ठीक है, इसके सही होने का, लेकिन 3 अलग नहीं निकाल सकते, 3,4 एक सिंगल एलिमेंट है, अगर उसे लिखना है तो साथ ही लिखना पड़ेगा और जैसा लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो मान लो अगर तुम्हें इस चीज को करेक्ट करना था तो तुम 8 की करेक्शन ऐसे लिख सकते हो, अगर मान लो मेरे को ये चाहिए 1 2, ठीक है, और मेरे को ये मतलब 3 एलिमेंट लिखने थे ना सबसेट्स के लिए, तो मैं 3,4 ऐसे लिखूंगा, और अब मैं बोल सकता हूं कि ये ए का सबसेट है। ठीक है, मैंने 3 एलिमेंट लिए, कौन से, एक लिया 1, एक लिया 2, एक 3,4 इकट्ठा जो कि खुद एक एलिमेंट है। ठीक है, फिर है 5 बिलोंग्स टू ए, अब तुम्हें पता है एवरी सेट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 सबसेट होना चाहिए, यानी ये चीज करेक्ट है। 5 बिलोंग्स टू थोड़ी ना होगा, बिलोंग्स टू के लिए अंदर लिखा होना चाहिए, 5 अंदर 5 लिखा है क्या, नहीं लिखा ना। ठीक है, अच्छा ये अच्छा है, कह रहा है 5 तो लिख दिया इसने। अच्छा, वैसे ये समझ में आता है 10th करने के बाद ना 11th समझ में आ जाता है कि ये सही है तो ये गलत है, पर प्रॉब्लम पता क्या है, पेपर में जब कई बार क्वेश्चन होते हैं और खाली ये प्रेजेंट होता तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे तब। अब वही चीज सबसेट लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
एलिमेंट उठाते हैं उसे ब्रैकेट में डालते हैं। क्या अंदर 5 लिखा था जो तुमने अंदर उठा के उसे ब्रैकेट में डाल दिया? नहीं ना। तो फिर ये कैसे लिखा गया है? गलत लिखा गया है, ये लिख ही नहीं सकते हम। अगर एक ऐसा सेट लिखा होता, मान लो एक सेट ऐसा लिखता हूं मैं, बी सेट लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए लेकर, बी सेट लिखा मैंने 5 1 2, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि कर्ली ब्रैकेट 5 इज सबसेट ऑफ बी, ये ठीक है, ठीक है। अब सही है, क्यों? क्योंकि 5 यहां प्रेजेंट था, मैंने एक एलिमेंट लिया 5, उसको ब्रैकेट में डाला, ठीक है, वो सबसेट होगा, यहां नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, सेट हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। चलो डन। अच्छा, एक यूनिवर्सल सेट रह गया। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके जो भी गिवन सेट हो वो सारे उसके सबसेट हो जाए। मतलब अगर ए बी सी डी कितने भी दिए हो सेट्स, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट है तो मैं ये कह दूंगा कि वो एक यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता, पहली प्रॉब्लम। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। और यूनिवर्सल सेट यूनिक भी नहीं होता, बहुत सारे यूनिवर्सल सेट लिखे जा सकते हैं। बस कंडीशन क्या वैलिड होनी चाहिए कि जो भी सेट गिवन है वो सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी डी या जितने भी दिए हैं, यूजुअली वैसे 2 3 से ज्यादा देगा नहीं, ठीक है, 4 दे देगा मैक्स टू मैक्स, शुड बी प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। मतलब सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो वो अपने आप सबसेट हो जाएगा, तो ये डेफिनेशन करेक्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, ये लैंग्वेज में उसका मीनिंग हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस चीज को। एबीसी सेट दिए हुए हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ द 3। तो पॉइंट इज, क्या इसको हम एबीसी का यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इस चीज को फॉलो करो जो मैंने लैंग्वेज में लिखवाई है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एबीसीडी जो भी है वो प्रेजेंट होने चाहिए। 1 3 5, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है। 0 2 4 6 8, 8 नहीं है। 0 2 4 6 तो है, 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं हो सकता। सारे होने चाहिए ना प्रेजेंट। 5 5 तो सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट नहीं होता। देखो यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट उस जो भी गिवन सेट होंगे उनसे तो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता। सबसेट छोटा होता है, उसमें से टुकड़ा निकलता है एक तरह से, किसी सेट का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, उसे सबसेट बोल दिया। तो ये तो सेंसलेस है। फिर ये वाला सेट देखो, 0 1 3 5, तो हाँ 1 3 5 प्रेजेंट है। 2 4 6, 2 4 6 भी प्रेजेंट है। 0 से लेके 8 तक इवन नंबर, 0 2 4 6 8 प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा है 9 10, बट सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ना एबीसी के लिए, तो हाँ ये कंसीडर हो सकता है यूनिवर्सल सेट। अच्छा 1 से लेके 8 तक सारे नंबर हैं, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है, तो सी सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये भी कंसीडर नहीं होगा। तो खाली थर्ड ऑप्शन ऐसा था जो कि कंसीडर हो सकता है एज अ यूनिवर्सल सेट इन सब के लिए, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एक पॉसिबल यूनिवर्सल सेट है, इसके लिए मैं एक 11 लगा के लिख दूं अगर इसमें, ठीक है, मतलब इसी सेट में मैं 11 और डाल दूं वो भी सबसेट हो जाएगा, 12 डाल दूं वो भी हो जाएगा, मान लो 9 10 नहीं दिए वो भी हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 0 से लेके 8 तक नंबर लिख दे तो वो भी यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सेट्स दिए क्या हैं, उसके हिसाब से यूनिवर्सल सेट बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।